नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल खुशखबरी सऊदी अरब ने दिया भारत को खुशखबरी। भारतीय काम करने वाले मजदूरों को अब अपनी मर्जी से बदल सकेंगे नौकरी, लेकिन पाकिस्तान को झटका दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों फिलहाल म्यांमार में तख्ता पलट जुंटा का अत्याचार जारी। गोलीबारी में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने 10 फैक्ट्रियों में की आगजनी। सेना ने 50 लोगों को भूना। बड़ी खबर निकल के आ रही, हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं म्यांमार में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों चाइना की हालत बेहद खराब हो गई थी। आपको बता दें भारत चीन से युद्ध की परिस्थिति में भारत ने पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी। महानिर्माण योजना पर चल रहा है काम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच जवाबी स्ट्राइक, जी हाँ, ब्रिटेन पर भारत ने जवाबी स्ट्राइक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में बोले यूके में बढ़ रहा रेसिज्म, उठाएंगे इस मुद्दे को आगे भी। किसान आंदोलन को लेकर किए गए इस पे स्ट्राइक की। इस बीच सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रावरपोरा में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में जैश कमांडर सज्जाद अफगानी समेत कई ढेर, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल खुशखबरी सऊदी अरब में इस बदलाव से लाखों भारतीयों को मिलेगा फायदा। अब अपनी मर्जी से बदल सकेंगे नौकरियां। जी हाँ, सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया गया है और यहाँ पर काम कर रहे लाखों भारतीय कामगारों का फायदा मिलेगा। अब सऊदी अरब में भारतीय कामगारों समेत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे। इसके साथ ही अपनी मर्जी से अपने देश भी आ सकेंगे। इस बीच आपको बता दें सऊदी अरब ने पिछले साल नवंबर में कफाला सिस्टम में बदलाव कर दी के नए कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। उसे रविवार को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू होने से वहां काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। इसके तहत नियोक्ताओं यानी मालिक या फिर कंपनियों के दुर्व्यवहार और शोषण के स्थिति में कम वेतन पाने वाले लोगों पर प्रवासी मजदूरों पर अपने उसी नियोक्ताओं के साथ बंधे रहने की पाबंदी खत्म हो गई है। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। हालांकि पाकिस्तान को झटका लगा और पाकिस्तान के कामगारों पर बैन लगा दिया गया। ये सऊदी अरब ने भारत को थोपा दिया। हम चलते हैं अपडेट इंडिया की जवाब स्ट्राइक एस जयशंकर यूके में बढ़ रहा रेसिज्म, बोले उठाएंगे मामला आगे तक भी। भारत किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में बहस होने के बाद भारत ने भी जवाबी स्ट्राइक कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को भी उठा दिया और कहा कि फिलहाल अगर जरूरत पड़ी तो इन मुद्दों को सही स्थान पर भी उठाया जाएगा। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीते दिनों एक भारतीय छात्रा का विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। अब यूनाइटेड किंगडम में नस्लभेद के कारण जुड़े कुछ ऐसे ही मामलों की यूं सोमवार को देश की संसद में सुनाई दी। संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले पर जवाब दिया है और कहा है कि फिलहाल हम हर मामले में बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर सरकार के सामने इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा है कि फिलहाल हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं। ऐसे में नस्लवाद के मुद्दे पर हम कभी कहीं आंखें नहीं फेर सकते हैं, और वो भी उस देश में जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हों। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अगर कोई मामला सामने आता है तो हम उनके सामने जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सदन में यूनाइटेड किंगडम में रेसिज्म का मामला उठाया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। म्यांमार में हालात बेहद बेकाबू हो चुकी है। आपको बता दें गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, कई फैक्ट्रियों में की आगजनी, सड़कों पर तांडव के बीच सेना ने 50 लोगों को भूना। म्यांमार की क्रूर सेना को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में लगे चीन के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बुरी तरीके से भड़क उठा है। यांगून के हलैन गठैया जिले में चीन के उद्योगपतियों की कई फैक्ट्रियों को लूट लिया है, इसमें और उनमें आग भी लगा दी गई है। इस घटना में कई चीनी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। म्यांमार में चीन के दूतावास ने पूरी स्थिति को बेहद गंभीर तरीके से बताया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद म्यांमार की सेना ने क्रूरता की हदें पार करते हुए 50 से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी है। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को भी चेतावनी दी है। चीनी दूतावास ने चीनी कंपनियों की रक्षा के लिए सेना से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में चीनी नागरिक फंस गए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। चीन से युद्ध की परिस्थिति में भारत की होगी पुख्ता तैयारी, महानिर्माण योजना पर चल रहा है काम।
दरअसल बंगाल में उत्तराखंड तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। सेना की क्विक कॉम्बिंग और मूवमेंट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है और काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बिहार और यूपी की सीमा में होते हुए उत्तराखंड तक पहुंचने वाले इस सड़क में मंडल के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले भी शामिल हो गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर कॉरिडोर परियोजना की लागत भी 1621 करोड़ रुपए है, जिसमें 112 छोटे और 35 बड़े पुल भी बनाए गए हैं। गोरखपुर और बस्ती मंडल में भी 13 ब्रिज बनेंगे, जिनमें सिद्धार्थनगर के 3 पुलों का कार्य शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई और इसका मकसद कि विषम परिस्थितियों में सेना की अनुमति पर ही इस रूट में अन्य आवागमन संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं भी एक तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और आने वाले समय में चीन को झटका लगना लाजमी है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। रावरपोरा में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में जैश कमांडर सज्जाद अफगानी समेत 2 आतंकी ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के शोपिया के रावरपोरा इलाके में 3 दिनों से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया है। अफगानी युवाओं को आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने में शामिल था। सुरक्षा बलों ने 13 मार्च को शुरू किए गए ऑपरेशन के दूसरे दिन यानी रविवार को एक आतंकी को मार गिराया। कश्मीर आईजीपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। रविवार को मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े जहांगीर अहमद वानी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि शोपिया के राख नारापोरा एरिया का रहने वाला था। जहांगीर पिछले साल सितंबर से एक्टिव था। मुठभेड़ वाली जगहों से यूएसए मेड M4 कार्बाइन राइफल भी मिली है। इस राइफल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। इससे पहले बारामूला में शनिवार 13 मार्च को आतंकियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था और उत्तरी कश्मीर में सोपेरा बस स्टैंड को भी निशाना बनाया था। लेकिन दोस्तों, सेना के तांडव से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब एनकाउंटर में जैश कमांडर सज्जाद अफगानी को भी ढेर कर दिया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव आयोग ने खोली पोल, तो अब चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगी चोट मामले में चुनाव आयोग ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि नंदीग्राम की घटना एक बड़ा हादसा था, ये कोई सुनियोजित हमला नहीं था। चुनाव आयोग का ये फैसला टीएमसी को अब नागवार गुजर रहा है। टीएमसी का कहना है कि वो चुनाव आयोग के इस बयान से असहमत है। ममता बनर्जी का कोई हमला नहीं हुआ था। इस बीच टीएमसी ने इस मामले में विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक की जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए फिर से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता सौगत राय ने कहा है कि फिलहाल वो चुनाव आयोग के इस फैसले से संतुष्ट है कि चुनाव आयोग ने माना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी प्रकरण में फैसला दिया है और कहा था कि फिलहाल बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट देखने के बाद सभी बिंदुओं की जांच से ये पता चलता है कि ममता बनर्जी को लगे के कारण हादसा हुआ था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से सस्पेंशन तक 16 साल बाद बहाल होते ही हाई प्रोफाइल केसेस का जिम्मा सचिन वाझे की पूरी हिस्ट्री। दरअसल आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे ने एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। यह भी दावा किया है उन्होंने एनआईए को शिवसेना के कुछ नेताओं के नाम भी गिनाए हैं जो इस पूरी साजिश में मुख्य रूप से शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन ने कथित रूप से एनआईए से कहा है कि मैं आइसबर्ग हिमखंड का केवल एक टुकड़ा भर हूं। वजह की गिरफ्तारी और अंबानी केस में एनआईए की जांच से शिवसेना खफा बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, कलई खुल गई है। सचिन वाझे ने कई ऐसे शिवसेना नेताओं के भी नाम इस मामले में लिए हैं। इस बीच शिवसेना ने एक्शन लेते हुए सचिन वाझे को मुंबई पुलिस की कार्रवाई हुई है और सचिन वाझे को निलंबित कर दिया है। जिस तरीके से ये प्रकरण निकल के आया था, इसके बाद एंटीरिया के बाहर विस्फोटक में भरी सामग्री स्कॉर्पियो मिलने के मामले में गिरफ्तार सचिन वाझे सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनके खिलाफ याचिका ने स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अभी अब उनको निलंबित कर दिया, तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही उनकी भी। हम चलते हैं, अपडेट चुनावी हलचल लाइव। बांकुरा पहुंचे अमित शाह, बोले बंगाल में खत्म होगा कटमनी कल्चर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा घुसपैठियों पर बोलेंगे बड़ा हमला। अमित शाह ने कहा है फिलहाल हाल ही में ममता दीदी घायल हो गई और टीएमसी कार्यकर्ता
कह रहे हैं कि किसी साजिश का हिस्सा है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि फिलहाल ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं पूछना चाहता हूं कि दीदी जो घायल हैं वो और व्हील चेयर में क्यों घूम रही हैं? क्या वो उन 130 मतदाताओं के दर्द के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने बच्चों को खो दिया है? नड्डा ने कहा है कि फिलहाल भाजपा के शासन में गुवाहाटी में एम्स बन रहे हैं। मोदी जी ने असम को बाढ़ से बचाने के लिए 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया है और इस साल बजट में असम के विकास के लिए 53,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 35,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। हम चलते हैं अपडेट इंटीलिया मामला एनआईए की गिरफ्तारी, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एनआईए की कार्रवाई आईएसआईएस से जुड़े मामले में दिल्ली, केरल और कर्नाटका में की ताबड़तोड़ छापेमारी। आईएसआईएस से संबंधित मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली, कर्नाटका और केरला में 5 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने कि ये छापेमारी दिल्ली के जाफराबाद इलाके, केरला के कोच्चि और बेंगलुरु में चल रही थी। आपको बता दें कि आतंकवाद गतिविधियों से जुड़े एक मामले पर एनआईए ने 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया था। उसी मामले में महिलाओं से पूछताछ के बाद आज की छापेमारी की जा रही है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े एक पुराने मामले की जाँच पड़ताल के दौरान एक आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे कुछ लोगों के एक मॉड्यूल के बारे में पता चला है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके बाद एजेंसी ने इस मामले को लेकर अलग से एक केस दर्ज कर लिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर यूपी सरकार को हाईकोर्ट से झटका, 2015 को मानना होगा ही बेस ईयर। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया है कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दे दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा कर दिया जाए और आगे की चुनाव की तैयारियां की जाए। चुनाव के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि यूपी में पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी की थी, जिस पर कई तरीके की आपत्ति थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण की फाइल सूची पर रोक लगा दी थी और इसके बाद अब सोमवार को फैसले पर हर किसी की निगाह थी। दरअसल याचिकाकर्ता अजय कुमार याचिका के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत में फाइल सूची रोक लगाई थी। तो दोस्तों, ये जवाब मांगा गया। बड़ी खबर। अब 2000 जो अभी तक बेस ईयर 1995 था, लेकिन अब उसे 2015 कर दिया गया है। अब देखने की बात होती है, नई सिरे से आरक्षण सूची जारी करने की बात कही जा रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में गरजे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ममता दीदी, आपके दिन पूरे हो गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडाई अब नहीं चलने वाली है, जनता देगी करारा जवाब। चुन चुनकर बड़ा हमला करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बची खुची जमीन पर गृहमंत्री अमित शाह की नज़र पड़ गई है। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को उल्टे दिन ला दिए हैं। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह आज हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद भी गृहमंत्री अमित शाह एक तरीके से वर्चुअली मीटिंग को संबोधित किया और वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ममता दीदी की सरकार जाएगी। हम चलते हैं अपडेट। हरिद्वार में सीएम रावत ने कहा, भगवान श्री राम की तरह काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, कहा राम राज्य है पूरे देश भर में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि फिलहाल द्वापर और त्रेता युग में श्री राम व कृष्ण हुए। श्री राम ने समाज के लिए काम किया, इसलिए भगवान मानने लगे लोग उनको। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को भी उसी रूप में मानेंगे लोग। मुख्यमंत्री रविवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में नेत्र कुंभ शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नए भारत का उदय हुआ है। मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस उम्मीद में लाइन में होते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। मोदी के कार्यकाल से पहले स्थिति ठीक करके विपरीत होती थी। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों में जाते थे और वहां के राष्ट्राध्यक्ष दूर खड़े होते थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। तो दोस्त, नए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के गुणगान में बड़ी बातें कही हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह ही काम कर रहे हैं और यही कारण है कि देश में सब चंगा है और राम राज्य की धीरे धीरे स्थापना हो रही है।
हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर राजस्थान में पायलट खेमे की बगावत के बाद बागी हुए कई लोग, जहां भाजपा नेताओं के फ़ोन टैप किए गए थे, ये खुलासा हुआ है। राजस्थान में पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फ़ोन टैप करने की बात सरकार ने मान ली और सरकार ने फिलहाल विधानसभा चुनाव में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि फिलहाल सक्षम स्तर में मंजूरी लेकर फ़ोन टैप किए जाते हैं। नवंबर 2020 तक फ़ोन टैप के सभी मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी है। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के अगस्त में पूछे गए सवाल का गृह विभाग ने अब जवाब दिया है। सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर तो डाल दिया गया है, लेकिन विधानसभा के पास लिखित रूप में नहीं पहुंचा है। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में विधायक के केंद्रीय मंत्रियों के फ़ोन टैप करने जैसी कोई बात नहीं कही, लेकिन भाजपा विधायक के सवाल पूछने के वक्त अगस्त को देखते हुए इस जवाब को बागी विधायक और केंद्रीय मंत्रियों के फ़ोन टैपिंग से जुड़ा माना जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती की पार्टी, बीएसपी कहा गठबंधन से दूसरे दलों को होगा फायदा। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़के गठबंधन नहीं करेगी, दूसरी पार्टियों से गठबंधन से सिर्फ दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होता है। ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी केरला, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो ये दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा ऐलान निकल के आया है। फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आप भी पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार देखते हैं और ममता को साफ देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।